जो भी छुपा है बाहर आ जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जम्मू कश्मीर के नगरोटा टोल प्लाजा पर भारत को दहलाने आए आतंकियों का काम तमाम करने के बाद भारत ने नेक्स्ट प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर पहले भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब कर साफ लहजे में कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा तो भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कड़ा एक्शन लेगा। अब यह एक्शन क्या होगा, यह समझना इमरान खान के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। भारत की पाकिस्तान को यह फाइनल वार्निंग समझी जाए। भारत ने साफ लहजे में कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तो भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कड़ा एक्शन लेगा, हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को यह सब बहुत कम और साफ शब्दों में समझा दिया है कि अगर पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद नहीं थमा तो भारत ही उसका इलाज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से कोई उम्मीद तो है नहीं। आतंकवाद खत्म करो वरना भारत बड़ा एक्शन लेगा, यह मैसेज बिल्कुल साफ है। वहीं पाकिस्तानी उच्चायुक्त पर दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत ने सबूतों के साथ पाकिस्तान को बता दिया है नगरोटा में आए आतंकी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के थे। वो लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के साथ संपर्क में थे, पाकिस्तान की जमीन पर ही ट्रेंड होकर आए थे। पाक उच्चायुक्त को साफ कह दिया गया है कि आतंक और आतंकियों को पालना पोसना बंद करे पाकिस्तान। पाकिस्तानी जमीन पर चल रहे आतंकी कैंपों को बंद किया जाए और आतंक की जो खेती लहला रही है पाकिस्तान की सरजमीन पर, वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्लियर मैसेज पाकिस्तान को दे दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से उनके उच्चायुक्त को तलब करके। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। अचल मल्होत्रा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अब्दुल समद याकूब साहब सरहद पार से हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं, जो कि पीटीआई यानी पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अंकित भट्ट जम्मू से हमारे साथ लाइव हैं। नगरोटा टोल प्लाजा से ही अंकित इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। विदेश मंत्रालय में तलब किए गए पाकिस्तानी उच्चायुक्त, उनको क्या मैसेज दिया गया है? क्या एक के बाद एक जो सबूत अभी तक हाथ लगे हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों के, जो ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का किस कदर का इन्वॉल्वमेंट था इस हमले के पीछे, नगरोटा में जो साजिश ध्वस्त की गई है, क्या वो सारे सबूत सौंपे गए हैं उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, कल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक होने के बाद, जिसमें खुद फॉरेन सेक्रेटरी भी मौजूद थे, आज विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान हाई कमीशन के जो सबसे सीनियर राजनयिक हैं, चार्ज द अफेयर्स, उन्हें समन किया गया। उन्हें सारे सबूत बताए गए, दिखाए गए और उन्हें बताया गया कि किस तरह से नगरोटा में जो जैश के 4 आतंकी मारे गए थे उसमें पाकिस्तान का हाथ है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को समर्थन देना बंद नहीं किया, अगर पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पर आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद नहीं किया, तो फिर भारत ये दृढ़ निश्चय कर चुका है कि तब राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, अब जो भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ये साफ तौर पर हम सब समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने से भी परहेज नहीं की है। तो जो भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे ये उठाया जाएगा। ये बात दो टूक पाकिस्तान के जो सबसे सीनियर राजनयिक हैं भारत में, उन्हें बता दिया गया है और उन्हें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के हर वो सबूत मौजूद है जो दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी कसवर अब्बास इस्लामाबाद में हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन अचल मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया गया है, कड़ा संदेश दिया गया है, क्या पाकिस्तान, हम सब ये मान सकते हैं, बखूबी समझता है जब हम नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पर अगर कोई खतरा पैदा किया जाएगा, हमारी संप्रभुता पर कोई खतरा पैदा किया जाएगा, तो उसका जवाब कितने कड़े अल्फाजों में और कैसे दिया जा सकता है, ये तो पता है पाकिस्तान को।
सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ये सब देख चुका है और वो जानता है कि आज भारत इस स्थिति में है कि वो कोई भी कड़े से कड़ा कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगा। और क्यों हटेगा? देखिए, इस समय इंटरनेशनल ओपिनियन भी जो है इसी फेवर में है। अगर अमेरिका ईरान के जनरल को ड्रोन अटैक पे मार सकता है, या इजराइल किसी के घर में घुस के मार सकता है, या अमेरिका ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की टेरिटरी में पाकिस्तान में जाके मार सकता है, तो भारत के जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो भारत को कौन रोकेगा? और रोकेगा भी नहीं, बल्कि हमें सपोर्ट मिलेगी। मैं एक कह सकता हूं आज की तारीख में कहीं से भी कोई विद्रोह नहीं होगा अगर हम टारगेटेड स्ट्राइक करेंगे, चाहे वो वहां के जो आतंकवादियों के अड्डों पे हो, चाहे वो चुनिंदा आतंकवादी ही क्यों ना हो, उन्हें ही क्यों नहीं हम टारगेट करें। तो इसमें हमें पूरे विश्व में जो है अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कोई विद्रोह भी हमारे खिलाफ बिल्कुल होगा। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। और अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब साहब, क्या इंतजार इसी बात का है क्या? क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद, बार बार की चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। क्या अब इस तरह की पिन पॉइंट स्ट्राइक की ही जरूरत है? उसी से मानेगा पाकिस्तान? ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया की एक्यूजिशन भी कोई नई बात नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी कोई बात नहीं है। मुंबई अटैक्स के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए, सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे एक सर्जिकल मुझे लगा अब्दुल समद याकूब साहब आप ये कह रहे हैं कि हम तो इसी तरह से दहशतगर्द भेजते रहेंगे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान की धरती में घुसपैठ कराते रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी, अगर मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये फर्क है, जब आप डोजियर देते हैं या जब आप एविडेंस की बात करते हैं तो उसमें जिस चीज़ को साबित करना होता है वो ये होता है कि क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स का स्टेट के साथ कोई गठजोड़ है या नहीं है। इवन मुंबई अटैक्स के बाद भी जो डोजियर दिया उसमें भी यही बात प्रूव करनी थी कि क्या इन नॉन स्टेट एक्टर्स का, बिल्कुल मुंबई अटैक्स के लोग पाकिस्तान में गए थे, कॉन्स्पिरेसी पूरी प्लानिंग सब कुछ वो पाकिस्तान से गए थे, मैं मानता हूं वो पाकिस्तान से गए थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये चीज़ साबित करनी है कि क्या, आपको ये चीज़ साबित करनी है कि क्या उसके पीछे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये बात हो जाती है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की कैपेबिलिटी इंडिया की बिल्कुल है, वो स्ट्राइक कर सकता है, वो पिन पॉइंट पे भी कर सकता है। वो जहाँ पे दाऊद इब्राहिम अगर उनके मुताबिक वो कराची में क्लिफ्टन के किसी एरिया में रह रहा है तो उसको भी पिन पॉइंट पे वो किया जा सकता है, मगर वो करेंगे इसलिए नहीं, आपकी तरफ से इसलिए नहीं होता क्योंकि हम रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि जब आप स्ट्राइक करेंगे तो उसको रिटेलिएट करेंगे। अच्छा, जहां तक बात है पाकिस्तान के सीरियसनेस की कि क्या हमने क्रैकडाउन नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान के ये जो नगरोटा में एनकाउंटर हुआ और जो 4 जैश के पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए, उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बुलाकर यह साफ लहजों में बता दिया गया है कि अब अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा, ये समझ लीजिए आप। और मुझे लगता है ये आप बखूबी समझते भी हैं कि क्या जवाब मिल सकता है। अब देखिए, आपके जवाब देने से पहले तो पाकिस्तान को हमें खुद उनको क्रैकडाउन करना चाहिए, हमें खुद अपनी सॉइल को उनके लिए यूज नहीं होने देना चाहिए ना। ये नहीं हो रहा है ना अब्दुल समद याकूब साहब, ये आप बखूबी जानते हैं ना। अब जैश का जो चीफ है मसूद अजहर, वो कहां बैठा है, वो आप क्या बैठा है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है। ऐसे में उम्मीद करें तो कैसे करें? देखिए अगेन फिर वो यही देखिए फिर अगेन वही बात आती है कि जिसमें हाफिज सईद को सजा हुई, मगर वो भी मुंबई अटैक्स में नहीं हुई, वो भी उसको टेरर फंडिंग फाइनेंसिंग केस किसी एक और केस में सजा हुई। जहाँ तक ये इंडिया की एक्विजिशन की बात है, वहाँ पे वर्ल्ड कम्युनिटी को भी बात समझ आती है कि नो डाउट कि यहाँ से टेररिस्ट यहाँ पे वो ट्रेंड हुए यहाँ पे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने वो सारे ट्रेनिंग कैंप्स बंद कर दिए हुए, हमने उनको, ये पहले एक स्ट्रेटजी थी, अगर कोई माने ना माने, मैं इनकार करूँ कोई और इनकार करे। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आतंक के जो ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं पाकिस्तान में वो बंद कर दिए गए। हमने देखा है हाफिज सईद को अगर 10 साल की सजा भी होती तो किस तरह से आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी सेफ्टी में बाकायदा उसे लेकर बड़ी बड़ी कारों में जाते हैं, और किस तरह की सिक्योरिटी आर्मी आपकी प्रोवाइड कराती है हाफिज सईद को, मसूद अजहर को। ये तो जानकारी है ही ना सबको। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब करके कड़ी वार्निंग दे दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। भारत की पाकिस्तान को यह फाइनल वार्निंग समझी जाए।
भारत ने साफ लहजे में कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद खत्म करे, नहीं तो भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कड़ा एक्शन लेगा, हर जरूरी कदम उठाएगा। और अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, आप बखूबी बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि यह कड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ क्या हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं। जो ये आतंकवादी जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके हमें लॉन्च पैड भी पता है, उनके ट्रेनिंग एरिया भी पता है और हमें मालूम है कि वो पोस्टें कौन सी हैं जो कि इनको फायर करती हैं भारत की पोस्टों पे, और वो एक प्रकार से उनको इन्फिल्ट्रेशन के लिए मदद करती है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा जो अभी गुरेज सेक्टर से लेके इन्होंने रजौरी तक फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद जिस प्रकार से रिस्पांस भारत ने दिया और 7 से 8 इनकी पोस्टें बर्बाद कर दी, 10 से 12 इनके जवान मार दिए और कम से कम 70 से 80 उसके अंदर आतंकवादी मारे गए हैं, क्योंकि अभी ये बता नहीं रहे हैं, मगर ये सच्चाई है कि अभी भारत को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। भारत के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि इनके लॉन्च पैड कहां पर हैं और कहां पर इनके ये छुपे हुए हैं जो टेररिस्ट हैं ट्रेनिंग एरिया में। तो अभी आ गया है ये समय कि हमारे पास क्षमता है, हमारे पास ड्रोन्स आ गए हैं जो कि अभी हमने अमेरिका से लिए, तो अभी हमें यूज करने चाहिए। हमारे पास रफेल आ गई है जिसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है जो कि एयर टू सरफेस 500 किलोमीटर कर सकती है। तो अब वो समय आ गया कि आतंकवादी आने से पहले ही उन आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही बर्बाद बिल्कुल, और यही वजह है कि वार्निंग दे दी गई है ताकि ये ना कहा जाए कि भाई आपने बताया नहीं था, चेताया नहीं था। तो चेतावनी दे दी गई है, अब भी नहीं सुधरे तो अंजाम क्या होगा इसका बखूबी अंदाजा पाकिस्तान को भी होगा। अंकित भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित के पास चलेंगे, उससे पहले बता दें पाकिस्तान बॉर्डर से TV9 की जाबाज रिपोर्टिंग जारी है। शंकरगढ़ बॉर्डर से ही आतंकियों के आने का शक है, यह पता चला है। पहले भी 3 बार इसी बॉर्डर से भारत में घुसे थे आतंकी, और इस बार भी यह जानकारी सामने आ रही है कि जम्मू के सांबा सेक्टर में यहीं से घुसपैठ को अंजाम दिया गया। 4 जैश के आतंकी दाखिल होते हैं भारत की सीमा में और उसके बाद जम्मू से श्रीनगर जाने का इनका प्लान था। भारी मात्रा में असलहा और बारूद इनके पास मौजूद था। अंकित भट्ट की एक ताजा रिपोर्ट देखते हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पाकिस्तान का वो शकरगढ़ जहां पर कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स भी है। ठीक मेरे सामने अगर आप देखें, ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सांबा सेक्टर है, और ठीक इसके पीछे पाकिस्तान का एरिया आता है, शकरगढ़ एरिया, जहां पर कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स अभी भी एक्टिव है। और माना ये जा रहा है कि ये चारों आतंकी जो थे शकरगढ़ इलाके से ही सांबा सेक्टर में घुसपैठ की हुई थी। लेकिन इन सब के बीच सूत्रों ने TV9 भारतवर्ष को ये भी बताया कि मौलाना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने ये साजिश रची है कि DDC इलेक्शन में किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला करवाया जा सके, और इसी के चलते इन चारों आतंकियों को यहां पे भेजा गया था। आपको बता दूं कि ये चारों जैश के जितने आतंकी थे ये फिदाइन थे, और अगर ये कश्मीर घाटी तक पहुंच जाते तो एक बड़ा आतंकी हमला कर देते। तो यही वो शकरगढ़ बॉर्डर है जिसके जरिए ये शक है कि आतंकी दाखिल हुए हिंदुस्तान की सीमा में। अंकित भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, इस वक्त बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं? क्योंकि आज ही देखिए खबर आई कि सीज फायर वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से अभी भी जारी है। नौशेरा सेक्टर में फिर सीज फायर वायलेशन किया गया जिसमें एक जवान की शहादत की भी खबर है। तो यानी पाकिस्तान अभी भी मान नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बौखला गया है जब से धारा 370 हटी है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर DDC इलेक्शन भी होने वाले हैं, और उसी के चलते ये चारों जैश-ए-मोहम्मद के फिदाइन आतंकियों को यहाँ पे भेजा गया था ताकि कश्मीर घाटी के अंदर इलेक्शन से पहले एक बड़ा हमला करवाया जा सके। मैं नगरोटा बन टोल प्लाजा के पास मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ था। दीवारों पे आप देखिए सबूत है किस तरीके से एनकाउंटर जो है वो हुआ था। गोलियों के निशान चारों तरफ आपको दिखेंगे। एक और अहम तस्वीर जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अलर्टनेस किस तरीके की है जम्मू कश्मीर पुलिस की, ये देखिए हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है बिना किसी
जांच पड़ताल के किसी भी गाड़ी को आगे की तरफ इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये वही बंद टोल प्लाजा है, ये वही चेकिंग पॉइंट है जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उस ट्रक को रोका और जिस ट्रक के अंदर 4 आतंकी थे। 31 जनवरी को भी यही वो जगह है जहां पे पाकिस्तान से भेजे हुए 3 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने खात्मा किया था। और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी ज़मीन को आतंक के लिए इस्तेमाल करता है, और जब इस्तेमाल करता है तो उसके बाद कश्मीर घाटी या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल से ये कोशिश करता है कि इन्फिल्ट्रेशन इन आतंकियों की करवाई जा सके। लेकिन इन सब के बीच सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरीके से अलर्टनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, या फिर संवेदनशील इलाके जो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ते हैं। जांच एजेंसियां ये पता करने की कोशिश में लगी हुई है कि शकरगढ़ इलाके से जो आतंकी आए थे, सांबा सेक्टर में घुसपैठ तो की, लेकिन वो कौन सा एरिया, क्या वो टनल के जरिए आए थे? सवाल काफ़ी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए। उन्हीं सवालों का जवाब जो है लगातार खंगाला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल अंकित, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच नगरोटा एनकाउंटर को लेकर एक बड़ी अपडेट और आ रही है। एनआईए की टीम नगरोटा पहुंची है, बंद टोल प्लाजा पर मुआयना करेगी। एनआईए की टीम यानी उस जगह पर पहुंचेगी जहां हमारे सहयोगी अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वहां से लगातार लाइव कनेक्टेड हैं हमारे साथ। कसवर अब्बास इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कसवर, ये बताइए कि ये सेल्फ सुसाइडल मोड में पाकिस्तान क्यों नजर आ रहा है? एक के बाद एक ऐसी हरकतें की जा रही हैं कि भारत बड़ी स्ट्राइक के लिए मजबूर हो जाए, और यह हर कोई जानता है कि आज की तारीख में अगर भारत की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो पूरी दुनिया का साथ मिलेगा उसे। आपने बिल्कुल बात ठीक है, ये कि अगर इस किस्म के वाकयात होते हैं तो जाहिर एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है भारत की तरफ से। और इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का मोड है, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, इंडिया को ज्यादा तकवीर दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। जो पहले ये फैक्ट है, इसको जो भी डिनाई कर सकता है, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट। दूसरी बात ये है कि इसमें भी कोई डिनाई नहीं है कि पाकिस्तान से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इस पाकिस्तान से अप्रोच करते रहे हैं, कार्रवाइयां करते रहे हैं। लेकिन जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, हमने देखा है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, इन्होंने बड़ा कोशिश की है कि किसी तरीके से घेरा तंग कर लिया जाए ये जो आतंकी अगर यहाँ पे मौजूद हैं। हमने ये कोशिश देखी है। इमरान खान का काफी फोरम के ऊपर अंडर प्रेशर है। पहला तो ये है कि FATF के मामले के ऊपर आपने लातादाद प्रोग्राम किए, मैं भी आपके साथ था, हम देखते रहे हैं कि बड़े अंडर प्रेशर हैं। पाकिस्तान ने कुछ कोशिश की है कि आतंकियों को जरा घेरा तांग किया जा सके और कामयाबी। लेकिन बात यही हो रही है ना कसवर की वो कोशिश कम है, दिखावा ज्यादा है। आप कह सकते हैं, आप दिल्ली में बैठ के ये बात कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वसाइल को भी देखना होगा, इनकी लिमिटेशन भी है। अब मेरा ख्याल है कि जो इतनी बड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि उसको मुकम्मल तौर पर सील आउट करना या इसके ऊपर निगाह रखना। ठीक है। और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का लैग भी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन बहरहाल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंडिया से के दबदबे में है। इंटरनेशनल फोरम को ठीक है, बिल्कुल कसवर बने रहे आप हमारे साथ। ठीक है, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, नगरोटा एनकाउंटर पर मिनट टू मिनट खुलासा हुआ है। रात 1:45 से 2 बजे के बीच हाईवे पर ये आतंकी पहुंचे। हाईवे पर ट्रक में सवार होकर श्रीनगर के लिए रवाना हुए। रात 3:45 पर ट्रक को सरूर टोल प्लाजा पर देखा गया। रात 4:21 पर यानी सुबह तड़के आतंकियों ने बसाल्टा को क्रॉस किया था। मिनट टू मिनट डिटेल्स आ चुकी है। रात 4:41 पर आतंकियों का ट्रक नगरोटा टोल प्लाजा पर पहुंचा। सुबह 5 बजे आतंकियों के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया, क्योंकि यहां पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको अंदाजा लग गया कि इस ट्रक में आतंकी सवार हैं। रोकने की कोशिश की गई, उधर से फायरिंग की गई और उसके बाद फिर जो जवाब दिया गया उसमें ये 4 के चारों पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो गए। अब्दुल समद याकूब साहब का मैं रुख करूं, उससे पहले मैं मनीष झा के पास जाना चाहूंगा। मनीष, मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को जरा तफसील से बता दें कि जो इस बार सबूत जिनका जिक्र
जाहिर है पाकिस्तानी उच्चायुक्त से भी किया गया, उस सबूत की सारी डिटेल्स जो है वो उनके साथ शेयर की गई है। वो इस बार कितने स्पेसिफिक हैं जो ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे इस हमले में इन्वॉल्व था। जी हाँ बिल्कुल समीर, देखिए इस बार का मामला रूटीन नहीं है। हाँ। अगर कोई ये सोचता है कि जैसे कश्मीर में आतंकी मारे जाते हैं या हम समन करते हैं राजनयिकों को, इस बार थोड़ा मामला अलग है। नगरोटा एनकाउंटर के बाद कल प्रधानमंत्री आवास पर एक लंबी मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री खुद उस मीटिंग को चेयर करते हैं। एनएसए अजीत डोवाल बताते हैं कि नगरोटा मामले में क्या हमारे पास सबूत है। सर्विलांस के जरिए यह पाया गया कि सियालकोट में बैठे जैसे मोहम्मद के नंबर 2 मोहम्मद रऊफ लाला, जो कि मौलाना मसूद अजहर के भाई हैं, वो जो कि जैसे मोहम्मद के आतंकियों की पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं, वो किस तरह से इन चारों आतंकियों के साथ लगातार संपर्क में थे, इनको डायरेक्ट कर रहे थे कि आपको क्या करना है, किस तरह से 26/11 जैसे हमले को वहां अंजाम देना है और किस तरह कश्मीर को दुनिया के पटल पर लेकर आना है कि यहां पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। और इसको लेकर जो बाद में जब चारों आतंकी मारे गए तो हमने देखा कि कितने हथियार बरामद हुए, गोला बारूद बरामद हुए, और स्वयं प्रधानमंत्री ने यह बात ट्वीट करके कहा कि सुरक्षा बलों के बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म की वजह से एक बड़ी तबाही को रोकने से बचाया गया। उस मीटिंग में, प्रधानमंत्री की मीटिंग में विदेश सचिव भी मौजूद थे, तो प्रधानमंत्री ने विदेश सचिव को यह डायरेक्ट किया कि आप पाकिस्तान के सीनियर जो राजनयिक है उनको बुलाकर यह चेतावनी दीजिए कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, अब भारत कोई भी उड़ी या पुलवामा या पठानकोट जैसे हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और हम राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर बिल्कुल। अब्दुल समद याकूब साहब, ये सारी डिटेल्स आपने सुन ली, क्या पाकिस्तान इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप लोग तो नहीं खत्म कर पाएंगे अपनी सरजमीन पर पल रहे टेररिस्ट्स और इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को, भारत ही स्ट्राइक करे? क्या इस बात का इंतजार है क्या? सुमीर जी, पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारी नीयत के ऊपर आप इतना शक ना करें। हमने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया, हमने इलियास कश्मीरी जिसने इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की थी, हमने उसको असैसिनेट किया, हमारे GHQ के ऊपर अटैक हुए, हमने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, हमने सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया। मौलाना इसाक, द मोस्ट वांटेड पर्सन ऑफ द एशिया, उसको हमने कत्ल किया। यहाँ पे तो उनको बिल्कुल क्रैकडाउन कर डाला, क्रश कर डाला। सारे ग्लोबल टेररिस्ट, सारे मोस्ट वांटेड आतंकी आपकी सरजमीन पर फल फूल रहे हैं, पाला पोसा जा रहा है उनको। और अभी मैं नगरोटा एनकाउंटर का जिक्र कर रहा हूं, जो हथियार, जो मोबाइल फोन्स मिले हैं उसमें पाकिस्तानी सिम लगे हुए हैं और ये साफ जाहिर हो रहा है। और कुछ फोन्स तो ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी करती है, यानी कहीं ना कहीं ये आपकी आर्मी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का गठजोड़ है जिसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं। मान लिया कि वो हमारी ज़मीन के ऊपर पले, यहाँ से ट्रेंड हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि हमने उनको क्रश किया। अब ये बच्चे कुछ कोई कहीं से 2-4 निकल आते हैं, तो उनको अगर हम नहीं क्रश करते, अगर वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो आप क्रश कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये कि वॉर ऑन टेरर तो हम मिलकर लड़े हैं, सबसे ज्यादा सफर हमने किया है। माना कि स्ट्रैटेजी हमारी पहले ये कोई स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हो, हम ये समझते हो कि ये इंडिया को ब्लीड करेंगे, मान लिया, वो पुरानी बातें छोड़ दें, लेकिन करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो हम एक सीरियस वॉर इनसे लड़े हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, आपकी सोच आपको मुबारक, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वैसा होता नजर नहीं आ रहा है। अचल मल्होत्रा साहब, याकूब साहब को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि ये वॉर ऑन टेरर है, भारत पाकिस्तान मिलकर लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं। जो याकूब साहब, जनाब याकूब साहब जो कह रहे हैं, जो जिन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक टेररिस्ट हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी स्कूल के बच्चों को मार रहे हैं, लेकिन जो इंडिया स्पेसिफिक टेररिस्ट ग्रुप्स या ग्रुपिंग्स हैं, उनको डेफिनेटली इनकी स्टेट सपोर्ट कर रही है। और उनकी स्टेट की सपोर्ट के बिना ये जो 4 लोग कह रहे हैं, ऐसे ही थोड़े घूमते घामते चले आए इतना बड़ा ट्रक भर के आर्म्स और अम्यूनिशन का, तो ये सेलेक्टिव अप्रोच है कि हमारे साथ मिलके कोई वॉर ऑन टेररिज्म नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये बात सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। और अब अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हिमाकत होगी तो उसका बहुत मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है, इस बात के संकेत दे दिए गए हैं। फिर पाकिस्तान की तरफ से यह ना कहा जाए कि चेताया नहीं था। नगरोटा में आतंकियों के पाक कनेक्शन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है TV9 भारतवर्ष पर। आतंकवादियों की जो चैटिंग हुई वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आतंकियों को पाकिस्तान से मिल रहा था कमांड,
पाकिस्तानी आकाओं के लगातार संपर्क में थे ये चार के चारों आतंकी। रात 2 बजे करीब भारत की सीमा में ये आतंकी घुसे और इनकी लगातार चैटिंग चल रही थी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से। नगरोटा एनकाउंटर पर खुलासा नंबर 2, पाकिस्तान से सैटेलाइट फोन और जीपीएस लेकर आए थे ये आतंकी। ये क्लियर हो चुका है, डिजिटल मोबाइल रेडियो से आतंकियों की बातचीत चल रही थी। हर जानकारी पाकिस्तान पहुंचा रहे थे ये चारों आतंकी। आतंकियों के पास से बरामद हुआ है डिजिटल डिवाइस भी। आप देखिए ये जानकारियां जब हम आपको दे रहे हैं तो वो 26/11 की जो कड़वी यादें हैं मुंबई हमले की वो ताजा हो रही हैं। यानी हूबहू उसी तर्ज पर एक और हमला करने की प्लानिंग की गई थी जिसे नेस्तनाबूद किया गया है। और आइए आपको बताते हैं कि आतंकी और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के बीच बातचीत क्या हो रही थी। पाकिस्तानी साजिश की चैट अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उधर से हैंडलर जो है वो क्या कहता है ये हम आपको दिखाते हैं। कहां पहुंचे ये पूछा जाता है आतंकियों से कि कहां पहुंचे, यानी जगह बताओ, कहां तक पहुंच चुके हो, क्या सूरत हाल है, वहां पर क्या चल रहा है। यानी पूरी प्लानिंग जो की गई थी उसको लेकर अपडेट्स लगातार हैंडलर्स की तरफ से ली जा रही थी। पूछा यह भी गया कोई मुश्किल तो नहीं। ये सारे वो मैसेजेस हैं जो ट्रेस किए जा चुके हैं, जो आतंकियों के फोन से बरामद हुए हैं। आतंकी लिखते हैं 2 बजे, फिर इसके बाद एक मैसेज के रिप्लाई में लिखते हैं फिर बता देंगे। यानी लगातार इन चार के चारों आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के बीच बातचीत चल रही थी और हर अपडेट पाकिस्तान पहुंचाई जा रही थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर अब ताबड़तोड़ रेड हो रही है। अवंतीपुरा में आतंकियों के 2 मददगार भी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 मददगारों को दबोच लिया है। अवंतीपुरा से ये बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है क्योंकि सुरक्षा बलों के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि कुछ लोकल लोग हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की है। अब इन दहशतगर्दों के मददगारों को पकड़ा जा रहा है। अंकित भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अंकित, ये कार्रवाई क्या लगातार जारी है? 2 लोग पकड़े गए हैं आतंकवादियों की मदद के इल्जाम में। देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स जैश-ए-मोहम्मद के पकड़े गए हैं अवंतीपुरा में कश्मीर के अंदर, और लगातार एक के बाद एक आतंकी कमर जो है वो तोड़ी जा रही है। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से आईडी को रिकवर किया गया। आज एक बार फिर जैश-ए-मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो पकड़े गए हैं। कुछ मटेरियल इनसे रिकवर किया गया है, जांच अभी चल रही है। लेकिन अहम बात यह कि पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक कभी सीज फायर वायलेशन की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश में रहता है, कभी लगातार हमारे भारतीय सेना बीएसएफ के जवानों के ऊपर सीज फायर का उल्लंघन करता है। मकसद पाकिस्तान का हमेशा रहता है कि ताकि कश्मीर घाटी के अंदर जो शांति बनी हुई है वो ना रहे। लेकिन भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पूरी तरीके से अलर्ट है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की खास तौर पे समीर तारीफ करनी पड़ेगी कि पूरा क्लीन ऑपरेशन था। ये एक भी जवान की शहादत नहीं गई, पूरा क्लीन ऑपरेशन था। बिल्कुल बिल्कुल। और अंकित, जिस बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे वो खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर तोड़ा है सीज फायर। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। एलओसी पर सुबह से लगातार फायरिंग जारी है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अश्विनी सिवाज साहब, देखिए, सीज फायर वायलेशन 4000 से ज्यादा बार इस साल हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से और यह सिलसिला लगातार जारी है। अब पाकिस्तान को यह भी पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, उसके बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं। 100 से करीब आतंकवादी बैठे हुए हैं लॉन्च पैड पे। वो जो आपके स्टार्ट होता था गुरेज से लेके रजौरी तक, और वो जब फायरिंग करते हैं उनका मकसद ही यह है कि किसी प्रकार से आतंकवादियों को अंदर डाला जाए। और ये जो बात कर रहे थे युक्कू साहब की, ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, कोई नहीं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद स्ट्रेटेजिक एसेट है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई और आर्मी इनके कैंप चलाती, इनको ट्रेन करती है और भारत में भेजती है। मेरा एक ही पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समीर, जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बहुत पुख्ता है। मैंने वहीं ब्रिगेड कमांड की है मच्छर में। मगर जो आईबी सेक्टर है हमारा, उसमें थोड़ी सी खामियां हैं। क्योंकि एक तो
जो आईबी से लेके जो नेशनल हाईवे वो 7 किलोमीटर दूरी है, और जो वहां पर फर्स्ट ईयर और 2 टियर नहीं है, डेंसिटी और ट्रुप्स कम है, तो जब वो LOC से नहीं निकल पा रहे तो ये सकरगढ़, सांबा, हीरानगर और जम्मू कठुआ वाले रास्ते से निकलेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा इसको टाइट करना पड़ेगा। और ये दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो हैंडलर हैं इनका भी मेल मिलाप है जम्मू एरिया में और श्रीनगर में, इसीलिए तो इनको ट्रक वगैरह सब कुछ दिया गया, और ये यहाँ से जाके और कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहते थे। तो ये नेक्सस भी तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही बात उठाई। खुफिया जानकारियों के लिहाज से अपने आप को और मजबूत करने का वक्त जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस को आतंकियों के गाइड की तलाश है। गाइड ही आतंकियों को बॉर्डर से जम्मू तक लाया था। आतंकियों वाले ट्रक ड्राइवर की भी पुलिस को तलाश है, उसकी भी तलाश जारी है। ट्रक ड्राइवर हो सकता है आतंकियों का गाइड, क्योंकि जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो यह ट्रक ड्राइवर भाग निकला। 4 के चारों तो आतंकी मारे गए, लेकिन जो ट्रक का ड्राइवर था वो भाग निकला, और अब इसी ड्राइवर के बारे में शक है कि ये आतंकियों का गाइड भी हो सकता है, उनका मददगार भी हो सकता है। उसकी तलाश अभी जारी है। कुछ मददगार जरूर पकड़े गए हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, ये जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाकर उनको तमाम सबूत सौंपे गए हैं, सीधे सीधे एक तरह से चेतावनी दे दी गई है, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, असर तो मुश्किल पड़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि ये जो कल का इंसिडेंट, जो नगरोटा इंसिडेंट है, वो वन ऑफ द रूटीन, वन ऑफ द इस तरह का जो समय समय पे होते रहते हैं, उस तरह का इंसिडेंट नहीं है। इसको बहुत सीरियसली लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने अपना खुद अपनी चेयरमैनशिप में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, होम मिनिस्टर और बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे जी। और जिस तरह से, जिन शब्दों में, जिस लहजे में पाकिस्तान को कन्वे किया गया है, तो एक किस्म से ये आप समझ लीजिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बताने की कोशिश है कि अगर इस तरह की हरकतें पाकिस्तान से चलती रहेंगी तो फिर एक आप उम्मीद रखिए कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा जो एयर अटैक है, इस तरह की कोई चीज अगर हमारी तरफ से होगी तो आप फिर हैरान मत होइएगा। ये इस बात की सीरियसनेस को कन्वे करता है। इसके चलते पाकिस्तान सुधर जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के 2 ऑब्जेक्टिव तो थे इनको भेजने में। एक तो 26/11 की जैसे आप जान रहे हैं कि एनिवर्सरी आ रही थी, दूसरे हमारे DDC के इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करने की बात है। पिछले 1 साल में ये कुछ बड़ा काम कर नहीं पाए हैं। एक तीसरी संभावना भी है कि ये जानबूझ के पाकिस्तानी भारत को प्रवोक कर रहे हैं ताकि हम कोई बड़ा एक्शन ले। बिल्कुल, जानबूझकर प्रवोक करना ही ये नहीं है तो और क्या है? याकूब साहब, इसका जवाब दीजिए। और कैसे आप लोग बच पाएंगे? ग्रे लिस्ट में आप लोग बरकरार हैं FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। फरवरी में मीटिंग होनी है, यही हरकतें जारी रही तो ब्लैक लिस्ट होना तो तय है फिर। देखिए, पहले मैं अचल मल्होत्रा साहब को कहना चाहूँगा कि इतने डिसेंट आदमी हैं कि सम टाइम उनसे इख्तलाफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो इंडिया स्पेसिफिक है, उन टेररिस्ट को क्रैक डाउन करना या क्रश करना मुश्किल। डेफिनेटली वो ठीक कह रहे हैं कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट इतना है और उनके पास स्ट्रीट पावर है कि अगर हम थोड़ा सा भी एक्शन लेते हैं तो वो एक आउटरेज आता है उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो एक आपके यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ भी हॉकिश लोग हैं। तो ये बात तो उनकी ठीक है। और दूसरी बात, हमारे एक और स्पीकर साहब कह रहे थे कि स्टेट, नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स। हाफिज सईद से मैंने ये सुना कि हाफिज सईद कहता है कि मैं इस टर्मिनोलॉजी को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मैं नॉन स्टेट एक्टर हूँ। मैं स्टेट नॉन स्टेट को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो वर्दी में, मैं वर्दी में नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन उसका ये ख्याल था, अब उसको फील होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ कि पहले तो ये सब मेरे भरोसा दिलाया गया है ना आपकी सरकार की तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से, आपकी आवाम की तरफ से, तब वो ये कह पाने की हिम्मत कर रहा है ना। याकूब साहब, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। इसीलिए कहा जाता है ना कि टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन गया, ऐसा लगता है। तभी तो ये लोग अपने आप को स्टेट एक्टर मानते हैं। सम्मेलन से पहले सऊदी अरब ने वापस लिया है गलत नक्शे वाला नोट। देखिए, एक और अहम जानकारी, एक और ग्लोबल खबर हमारे पास आ रही है, वो आपको बता दें। सऊदी अरब ने 20 रियाल के नोट पर छापा था भारत का गलत नक्शा, लेकिन अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। सऊदी अरब ने लद्दाख को दिखाया था जम्मू कश्मीर का हिस्सा।
भारत ने सऊदी अरब के इस कदम पर अपना ऐतराज जताया था, कड़ा विरोध जताया था और अब सऊदी अरब ने एक तरह से अपनी गलती मान ली है। मनीष, फिर देखिए, इस मामले में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं, सऊदी अरब बहुत ही संवेदनशील तरीके से भारत के हर कंसर्न को समझ रहा है। जब 20 के नोट पर एक गलत नक्शा छपा और भारत की तरफ से यह आपत्ति दर्ज की गई तो सऊदी अरब की तरफ से कार्रवाई करने में जरा भी देरी नहीं की गई, तुरंत उसे सुधार लिया गया। यही अच्छे संबंधों की निशानी है। अब आज जबकि थोड़ी देर के बाद आज शाम में प्रधानमंत्री भी G20 के उस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जो कि सऊदी अरब की अगुवाई में हो रहा है। आप ये देखिए किस तरह से सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान को दरकिनार किया और पूरी मुस्लिम कंट्रीज में ये मैसेज दिया कि बात धर्म की नहीं है, बात सही और गलत की है और इसीलिए सऊदी अरब भारत के साथ है ना कि पाकिस्तान के साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की जो कुछ गलतियां हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम मुल्क भी आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ खड़े हुआ नहीं दिखना चाहते हैं, ये असलियत है। पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ ले बेहतर होगा। और G20 शिखर सम्मेलन का आपने जिक्र किया, 15वें G20 शिखर सम्मेलन की आज से शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में आज शामिल होंगे। कोरोना से निपटने की तैयारी पर हो सकती है चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ भारत सदस्य देशों से मांगेगा साथ। वैश्विक अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने की रणनीति पर भी इसमें चर्चा होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।